हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, कल मैंने आपको जितनी ब्रांचेस थी, शाखाएं थी, उनके बारे में आपको करा दिया था। आज इसी चैप्टर में नेक्स्ट है अध्ययन क्षेत्र या स्कोप ऑफ बायोलॉजी। अब ये देखो कि हम जो बायोलॉजी है उस बायोलॉजी को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपके इसमें जो रिलेटेड है, अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके पास में इंग्लिश की बुक नहीं उनको मिलेगी। तो यहाँ पे इसीलिए मैं आप लोगों को इतने उसमें डिटेल में डेफिनेशन वगैरह दे रही हूँ ताकि आप उसको इसी में से उतार लो। बाकी जब अपनी ऑफलाइन होगी तब तो मैं आपको नोट्स लिखवा ही दूंगी। और लास्ट ईयर मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ाया था, इसलिए मेरे पास इसके नोट्स नहीं है। आगे जो चैप्टर्स आएंगे उनमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, सबसे पहला जो अपने को बायोलॉजी से रिलेटेड है, आपके बुक में फर्स्ट दे रखा है फूड एंड बायोलॉजी, यानी भोजन तथा जीव विज्ञान। तो अब आप देखो कि बायोलॉजी से हम कैसे जो है अपने खाने से रिलेटेड या फ्यूल से रिलेटेड काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें, जैसे हम प्लांट्स हैं तो प्लांट्स में अच्छी वैरायटी डेवलप कर सकते हैं। अगर हम एनिमल की बात करें तो उसमें भी हम अच्छी वैरायटी डेवलप कर सकते हैं। और इन दोनों से हम जो है अच्छा फूड या भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लांट की नस्लें या पशुओं की नस्लें और पौधों की नस्लें सुधार के हम ये काम बायोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा जो यूज है वो किसमें, हेल्थ में और डिजीज में। कि जैसे मान लीजिए अभी भी अपने को पता है कि अपने को अगर कोई किसी तरीके की कोई बीमारी हो जाती है तो हम तुरंत उसका इलाज करवाते हैं। तो उसमें जो भी केमिकल्स हैं या जो भी है वो बायोलॉजी में हम उसको बनाते हैं, दवाइयाँ वगैरह। तो उसके थ्रू हम जो है अपनी बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें हमारी एनिमल्स की हेल्थ भी आती है, प्लांट की हेल्थ भी आती है। उसके बाद में अगर कोई बीमारी वगैरह या डिजीज हो जाती है तो उससे संबंधित हम उसको क्योर भी कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे बायोलॉजी द्वारा संभव होती है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर या कृषि, जिसको आप पढ़ रहे हो। अब यहाँ पे देखो, अभी अब जैसे आपने एग्रीकल्चर लिया है तो एग्रीकल्चर में आपके पास में 3 सब्जेक्ट हैं। एग्रीकल्चर खुद है, फिर बायोलॉजी है, फिर केमिस्ट्री है। तो बायोलॉजी इसीलिए तैयार की जा रही है आपके इसमें एग्रीकल्चर में, ताकि हमें पता लगे कि किस तरीके से हमें प्लांट हैं या एनिमल्स हैं उनके बारे में सारी जानकारी मिलनी। अभी आप जब पढ़ोगे तो आपको सारे प्लांट्स की इंटरनल एक्सटर्नल सारी चीज पढ़ाई जाएगी, एनिमल्स की पढ़ाई जाएगी। वो इसीलिए कराई जाएगी ताकि आप जो है आगे एग्रीकल्चर में जाके उसको यूज कर सको। और यहाँ देखो आपको कितनी सारी ब्रांचेस दे रखी हैं कि कैसे हमें पानी से संबंधित है, सॉइल से संबंधित है, फिर हमारे पास में फिशरीज वगैरह है। उससे तो बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिनमें कि हम बायोलॉजी के थ्रू एंटर यहाँ पर करते हैं। फिर नेक्स्ट है उद्योग एवं व्यवसाय तथा जीव विज्ञान, यानी इंडस्ट्रियल एरिया में हमें बायोलॉजी कैसे यूज आती है। तो आप देखो कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, जैसे आजकल मोती है, स्पंज है, कोरल है, लेदर बनाया जाता है। फिर हमारे पास में जो रेशम है, सिल्क वगैरह वो तैयार की जाती है। कुछ फर्टिलाइजर तैयार किए जाते हैं। तो इनके लिए हम बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं वो यहाँ पर लगाते हैं। तो इसलिए जो है हम बायोलॉजी के थ्रू काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। अब जैसे मेडिसिन्स हैं उनकी होती है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज। तो ये सारी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे हम फर्टिलाइजर बना सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों से हम इंडस्ट्री तैयार कर सकते हैं और उसमें हमारी बायोलॉजी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब देखो, नेक्स्ट अपने पास में इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, कि किस तरीके से हम एग्रीकल्चर को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हालांकि अपने अलग अलग ब्रांचेज हैं, तो वो ब्रांचेज भी अपन यहाँ देखेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा आप इसमें देख लो कि जैसे मान लीजिए कि अपने अभी बहुत सारी चीजें देख ली कि किस तरीके से अपन फूड पे डिपेंड करते हैं, किस तरीके से मेडिसिन पे डिपेंड करते हैं।
तो ये सारी जो चीजें हैं, इन चीजों को एग्रीकल्चर में अलग अलग ब्रांचेस बना के इस चीज को यहाँ पर किया गया है। तो अब अपने पास में आपके बुक्स में कुछ शाखाएं एग्रीकल्चर की दे रखी हैं जिनसे अपन इसकी स्टडी करेंगे। अब देखो, यहाँ सबसे पहले जो ब्रांच है वो है एग्रोनॉमी, जिसे बोलते हैं सस्य विज्ञान। और इसके अंदर अपन दो चीज देखते हैं, एक तो जो फसल या जो क्रॉप होती है वो उसका प्रोडक्शन, और एक सॉइल का। तो ये दोनों ही जो टॉपिक हैं या है वो किसके अंदर लिया जाता है, एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान। और इसी की सहायता से जो है हम बहुत अच्छी क्रॉप जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी ब्रांच हमारे पास में है उद्यान विज्ञान, या जिसे हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। इसमें अपन फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल यानी फूल, फल, सब्जी, इनको कैसे उगाते हैं, इनसे इनका जो मैनेजमेंट है कि अगर कोई बीमारी वगैरह हो गई तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे, ये सारी चीजें इसमें की जाती है। और आजकल जो है इसको बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, क्योंकि इसमें हम गार्डन का भी करते हैं, और नई नई इतनी बड़ी ऐसी ऐसी वैरायटी डेवलप की जा रही हैं जो कि पहले नहीं थी। और ये जो वैरायटीज हैं ये डिजीज रेजिस्टेंस होती है, यानी कि इनमें रोग नहीं लगता है। तो ये ब्रांच जो है इसका आजकल बहुत ज्यादा जो है वो यूज किया जाता है। फिर हमारे पास में है फॉरेस्ट्री या वानिकी। तो इसके ये थोड़ा सा किसमें आती है, कंजर्वेशन में, संरक्षण में आती है, क्योंकि आपको पता है कि जो जंगल हैं वहां पर इतनी अच्छी अच्छी वैरायटी, नेचुरल वैरायटीज हैं, तो उनको हमें कंजर्व करना है, उनको हमें संरक्षित करना है। तो वो सारा काम इस ब्रांच के अंदर किया जाता है, और वहां पर बिल्कुल नेचुरल, प्राकृतिक रूप से जो है चीजों को किया जाता है। और इसका सबसे ज्यादा फायदा होता है कि हमें ऐसी ऐसी वैरायटी हैं उनको हम आसानी से काम में ले सकते हैं, और उनका सामान भी, जो भी फॉरेस्ट है उसमें प्लांट्स के साथ साथ जो एनिमल्स हैं उनको भी हम आसानी से कंजर्व इस ब्रांच के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी पादप प्रजनन और आनुवांशिकी। पादप प्रजनन या प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स। और इसमें जैसे आपको डेफिनेशन भी दी हुई है कि इसमें हम अलग अलग विधियों, जैसे आपने आनुवंशिकी लोअर क्लासेस में पढ़ी है मेंडल की, कि उन्होंने कैसे जो है कृत्रिम संकरण द्वारा, या जिसको अपन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, उससे कैसे उन्होंने नई नई वैरायटी बनाने की टेक्निक हमें दी है। तो इसके अंतर्गत हम यही सारी चीजें देखते हैं कि कैसे हम नई वैरायटी को यहाँ पे डेवलप कर सकें। तो ये प्लांट ब्रीडिंग की है, तो इसलिए जो है इसमें अपन अलग अलग नई नई वैरायटीज को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है पादप रोग विज्ञान या प्लांट पैथोलॉजी। अब ये जो प्लांट पैथोलॉजी है, कल भी मैंने आपको बताई थी कि इसके अंदर जो भी डिजीज है, सबसे पहली बात तो यहाँ देखो नाम भी दे रखा है कि इसको हम जो पैथोजन होता है, जो रोगजनक होता है, उसकी हम यहाँ स्टडी करते हैं। तो जो भी डिजीज वगैरह प्लांट्स के अंदर होती हैं, उन प्लांट्स की डिजीज को हम यहाँ पे क्योर करते हैं। उसके अलावा कि वो किस तरीके से उनको हटा के उनको रेजिस्टेंस या उनको प्रतिरोधी वैरायटी डेवलप करके हम जो है उपज को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए जो है प्लांट पैथोलॉजी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर शाखा है। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर है एक नई ब्रांच है, और आपने नाम इसका बहुत कम सुना होगा, भेषज विज्ञान, या इसे बोलते हैं फार्मेकोलॉजी। अब ये जो ब्रांच है, इस बार ये आपके चैप्टर में, जो आपकी बुक है उसमें लास्ट में एक चैप्टर भी दिया हुआ है कि जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट से हम फूड वगैरह तो ले ही रहे हैं, लेकिन इनमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, औषधीय गुण भी होते हैं। तो उन गुणों के आधार पर हम इतने अच्छे जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो कर सकते हैं, उनसे हम दवाइयाँ बना सकते हैं। अब जैसे आपको पता है कि आजकल नेचुरल ट्रीटमेंट का ज़्यादा आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, तो उसमें यूज़ किया जाता है। तो इस ब्रांच की सहायता से हम पौधे की औषधीय को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब देखो
आपके चैप्टर में लास्ट टॉपिक दे रखा है सजीव और निर्जीव में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे देखो इसमें जो टॉपिक है, जैसे सबसे पहले आपके इसमें दे रखा है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लास्ट। तो आपको पता है कि जो लिविंग है वो किसका बना हुआ है, सेल का बना हुआ है, कोशिकाओं का। तो उसके अंदर तो कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य पाया जाता है, जिसमें सारी जो ऑर्गेनिज्म की जो भी प्रोसेस है वो सब उसी में होती है। जबकि जो नॉन लिविंग है उन नॉन लिविंग में ये सारी चीजें नहीं होती है। उसके बाद में सेकंड इसमें डिफरेंस दिया हुआ है कोशिकीय संगठन या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो सजीव होते हैं, लिविंग होते हैं, उनमें कोशिकाएं मिलके जो ऊतक बनाती हैं यानी टिश्यूज बनाती हैं, और फिर टिश्यूज बन के ऑर्गन बनते हैं, फिर सिस्टम बनता है। तो इस तरह का प्रोसेस होता है जो कि नॉन लिविंग में नहीं होता है। फिर उसके बाद में अगर अपन थर्ड पॉइंट देखते हैं तो वह है वृद्धि या ग्रोथ। तो जो जितने भी सजीव हैं उनमें आकार में, उनकी आकृति में इस तरह से लगातार बदलाव आता रहता है, बढ़ता रहता है, भार बढ़ता रहता है, संख्या बढ़ती रहती है, उनका वॉल्यूम बढ़ता रहता है। तो इस तरह की जो ग्रोथ है वो लिविंग्स में पाई जाती है, जबकि नॉन लिविंग्स में नहीं होती है। फिर उसके बाद में उपापचय या मेटाबॉलिज्म। ये आप जानते हो कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती हैं, और ये जो केमिकल रिएक्शन होती हैं ये दो तरीके की होती हैं। पहली बात तो इनको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, क्योंकि इनमें ऊर्जा या एनर्जी होती है, और इनको भी दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है उपचय जिसे बोलते हैं एनाबॉलिक, और एक होती है अपचय जिसे बोलते हैं कैटाबॉलिक। तो इस तरह की दो होती हैं जिनसे कि ऊर्जा का कुछ जो होती है जिसमें ऊर्जा ली जाती है और कुछ में जो है ऊर्जा दी जाती है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होते हैं। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, उपापचय बोलते हैं। और इन्हीं की सहायता से हमारे शरीर की सारी केमिकल या रासायनिक क्रियाएं होती हैं। उसके बाद में एक बहुत इम्पॉर्टेंट है जनन या रिप्रोडक्शन, क्योंकि जो लिविंग है उन लिविंग का ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर ये कैरेक्टर नहीं होगा तो उनकी आगे की पीढ़ी या जनरेशन उनमें नहीं होगा। तो इसलिए ये प्रोसेस केवल सजीवों में पाया जाता है, निर्जीव में नहीं पाया जाता है। फिर उसके बाद में है जीवन चक्र या लाइफ साइकिल। तो आपको पता है कि हम भी जो है पहले छोटे से लेके बड़े तक होते हैं, फिर डेथ हो जाती है, फिर वापस से नई डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो है लाइफ साइकिल या जीवन चक्र है वो लगातार चलता जाता है। फिर उसके बाद में एक है उत्तेजनशीलता या इरिटेबिलिटी, यानी कि हम जैसे अभी हमें गर्मी लग रही है तो कभी हमें सर्दी लगती है। तो इस तरीके से जो है उत्तेजनशीलता इसमें होती रहती है। फिर उसके बाद में यहाँ पे भी देखो कुछ दे रखे हैं कि जैसे जो लिविंग है उन्हें खाने की आवश्यकता होती है, नॉन लिविंग को कोई खाने की जरूरत नहीं होती है। अगर अपन रेस्पिरेशन देखें तो लिविंग्स में पाया जाता है, नॉन लिविंग्स में नहीं पाया जाता है। फिर उसके बाद में एक्सक्रीशन है, उत्सर्जन है, तो लिविंग में पाया जाता है, नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता है। तो इस तरीके की बहुत सारे डिफरेंस हैं जो कि लिविंग और नॉन लिविंग में पाए जाते हैं। तो आज आपको ये मैंने करवा दिया है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे आपके बुक में पीछे दिए हुए हैं। हिंदी मीडियम वालों को तो मैं भेज रही हूँ, और इंग्लिश मीडियम वाले ये जो जितना भी मैंने लिखा है वो पढ़ाया उसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करो। उसमें फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे बताइए, तो फिर मैं आपको तो उसके हिसाब से उसको तैयार कराऊंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।